गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। तो करते हैं स्टार्ट। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान समान रहता है जो आरोपित वोल्टा के बराबर होता है। तो ऐसे संयोजन को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। देखिए, डायग्राम में आपको तीन प्रतिरोधक दिखाए गए हैं जिनके प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। वो बिंदु A और B के मध्य समांतर क्रम में संयोजित हैं और A और B के मध्य एक V वोल्ट की बैटरी संयोजित की गई है। अब देखिए, यहाँ से धारा I प्रवाहित होना प्रारंभ करती है तो बिंदु A पर ये धारा है वो तीन भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और वो धारा क्या हो जाएगी? I1, I2 और I3। ठीक है, लेकिन सब पर विभवांतर रहेगा, वो क्या रहेगा? V, इस पर भी V, इस पर भी V। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध हमने क्या मान लिया? RP। धारा कितनी है? I है, वोल्टा कितनी है? V है। तो माना प्रतिरोध R1, R2 व R3 में प्रवाहित धारा के मान क्रमशः I1, I2 व I3 हैं। ठीक है, अतः I इक्वल टू क्या जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ओम के नियम से धारा का मान निकालें तो विभवांतर तो समान है, तो I1 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल टू V अपॉन R3। I1, I2, I3 के मान इक्वेशन 1 में रखने पर अपने पास क्या जाएगा? I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, इन साइड आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? और यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध RP है तो RP है तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? I इक्वल टू V अपॉन RP, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड व थर्ड से V अपॉन RP, इधर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर? और यदि R1, R2, R3 अप टू सो ऑन मतलब Rn मान के n प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो तो तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2
1/R3 और 1/Rn, इक्वेशन नंबर 5। ओके, क्लियर। अब देखिए आगे, यदि R मान के n समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध 1/Rp इक्वल हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और प्लस n टाइम्स। तो ये अपने पास आ जाएगा 1/Rp इक्वल टू n/R या Rp इक्वल टू R/n, R/n। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 प्रतिरोधक हैं जिनमें प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध है वो R है। ठीक है, और ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R या 3/R, तो Rp इक्वल टू आ जाएगा R/3। कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं? 3। तो 3 के लिए क्या आ गया? 3। 5 जुड़े होते हैं तो 5, 10 जुड़े होते हैं तो 10 और n जुड़े हुए हैं तो R/n। क्लियर। आगे देखिए इसमें निष्कर्ष। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध बताया था 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप क्या देख रहे हो इसमें? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम में संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये व्युत्क्रम ही है इनके और उनके योग के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। कैसे? देखिए, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू 6 ओम। ये प्रतिरोध है और समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो 1/Rp इक्वल टू 1/A होगा, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 6 LCM आ जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6 1/Rp, तो Rp इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध आया हुआ है अपना 1 ओम और संयोजन में जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं उनमें सबसे कम प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। तो मैंने क्या बताया आपको? तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। नेक्स्ट देखो, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान होता है जो आरोपित वोल्टता के बराबर होता है। आरोपित वोल्टता V है तो सब पर विभवांतर रहेगा V। नेक्स्ट देखो, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण उनमें प्रवाहित धारा के मान भी अलग अलग होते हैं। देखिए धारा 3 भागों में बढ़ गई, I1, I2 और I3। और फिर देखिए यदि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 है तो I1 लेस देन I2 लेस देन I3। कैसे? देखो, I1 होगा यहाँ V/R1, I2 होगा वो V/R2 और I3 होगा वो V/R3। अब सब पर आरोपित वोल्टता वो समान है लेकिन प्रतिरोध के मान है वो अलग अलग। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा का मान कम होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन सा है? R1। धारा का मान सबसे कम कौन सा होगा? फिर I1। प्रतिरोध का मान सबसे कम कौन सा है? R3।
तो धारा का मान सबसे अधिक कौन सा होगा फिर? I। ओके, ये था प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में संयोजन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दी गई परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इस सर्किट में आप देखोगे 3 और 6 ओम इसमें कनेक्ट है, इसमें कनेक्ट है, पैरेलल में मतलब समांतर क्रम संयोजन में संयोजित है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे, सो अगर R1 मान लें तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? ऊपर तो इनको गुणा कर देते हैं और नीचे जोड़ देते हैं, तो 18/9 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा अपना 2 ओम। ठीक है, और 7 और 5 है, वो 7 और 5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो अपना आ जाएगा 7 + 5 = 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब 4 ओम और R1 इसमें कनेक्ट है, देखिए अपना ये आ गया अपने पास, ये 5 ओम हो गया और ये 12 ओम हो गया, और यहाँ 4 ओम और R1 = 2 ओम। अब 4 ओम और 2 ओम ये किस में कनेक्ट है? किसमें है? सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 4 + 2 = 6 ओम। अब R2 और 12 ओम, R2 = 6 ओम व 12 ओम समांतर क्रम में जोड़े, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आएगा? तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R3 = 6 × 12, 6 + 12 72/18 = आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो अपना सर्किट अब बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ये 5 ओम और ये 4 ओम, A एंड D। ठीक है, ये अपना फिगर फर्स्ट हो गया और ये फिगर नंबर सेकंड और ये फिगर नंबर थर्ड। अब देखिए चित्र थर्ड में 5 ओम व 4 ओम प्रतिरोध किस में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अतः तुल्य प्रतिरोध 5 + 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 9। ओके, ये था एक सिंपल न्यूमेरिकल। अब देखिए आगे न्यूमेरिकल, दी गई परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फर्स्ट केस अपना जब स्विच एस खुला हो और सेकंड जब स्विच एस बंद हो। देखिए जब स्विच एस ओपन होगा उस कंडीशन में ऊपरी शाखा के जो प्रतिरोध होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, और निचली शाखा के प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो प्रत्येक शाखा का तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? प्रत्येक शाखा का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो वो अपना आ जाएगा R1 = R2 = इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लेंगे तो 10 + 10 + 10 = कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, और दोनों शाखाओं के प्रतिरोध परस्पर, दोनों शाखाओं के प्रतिरोध परस्पर अब ऐसा आ गया R1 = 20 ओम और R2 = 20 ओम।
अब क्या हुआ, दोनों शाखाओं के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में होंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध वो आ जाएगा R1 इंटू R2 R1 प्लस R2 कितना देगा 10 इंटू 20 इंटू 20 20 प्लस 20 400/40 इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस है जो अपने पास, वो क्या है कि स्विच एस है वो क्लोज होगा तो उस कंडीशन में देखिए ये 10 ओम और ये 10 ओम और ये स्विच एस, ए एंड बी। अब स्विच इस कंडीशन में स्विच एस के बाईं ओर के प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, स्विच एस के बाईं ओर के और दाईं ओर के प्रतिरोध होंगे वो किस में होंगे, बाईं ओर के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे और दाईं ओर के प्रतिरोध भी समांतर क्रम में होंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाल लें तो R1 इक्वल टू R2 समांतर क्रम में होंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 तो 100/20 इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 5 ओम। अब देखोगे आप ये अपने पास ही आ जाएगा 5 ओम यस और फिर ये 5 ओम और ये बी। तो आप देखोगे अब 5 ओम इसमें जोड़े हैं श्रेणी क्रम में 5 ओम व 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, अतः अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 5 + 5 = 10। ओके क्लियर।